तो सर आप छोटा सा परिचय दें हमारे चैनल के माध्यम से, अपना छोटा सा परिचय दें और बताएं कि इस उम्र में आपको पीएचडी करने के लिए कैसे सूझा। इस उम्र में आपने हमको 75 वर्षीय युवा कहा, आपको कोटि धन्यवाद है। अगर मैं युवा न होता तो इस उम्र में पीएचडी देने का हौसला नहीं बना पाता, पीएचडी करने का। ये हौसला हमारा बहुत पहले से था कि मैं पीएचडी करूं। और सेवा में जब मैं आया तो 2009 में हमारा रिटायरमेंट हुआ बीडीओ पद से। और उसके बाद उस समय मैं सिंपली ग्रेजुएट था। अब मेरी समस्या ये थी कि पहले पोस्ट ग्रेजुएशन करूं, उसके बाद पीएचडी का नंबर आएगा। तो मैंने वर्ष 2009 में ही अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से एमएससी में एडमिशन ले लिया और 2 साल का वो कोर्स था और वो मैं कंप्लीट किया 2011 में। और मैं गोल्ड मेडल भी पाया उसमें। और उसके बाद ये कुछ व्यवधान आते रहे जिसकी वजह से मैं इतने वर्षों तक सोचता रहा लेकिन हो नहीं पा रहा था। तो इसको मैं प्रभु का विधान ही कहूँगा, क्योंकि उसका जब समय आ गया 2023 में तो मैं मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मणिपुर से पीएचडी का मैं एडमिशन लेकर पीएचडी का शोध छात्र बन गया। और मेरा ये सेकेंड ईयर है और मैं इसी सेकेंड ईयर में अपना शोध पत्र वाचन करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आज यहाँ पर आया हूँ। मेरा वाचन हो चुका है। वाचन का विषय था कर्मयोग, गीता का कर्मयोग दर्शन एक विवेचनात्मक अध्ययन। इस पर सबसे पहला वाचन हमारा ही हुआ है। इसमें सभी शोधार्थी साथियों ने, सभी गुरुजन वृंद ने इसको सराहा है और मैं इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। सर आप बीएससी किए हैं, एमएससी किए हैं, शुरुआती दौर से आप विज्ञान के विद्यार्थी रहे हैं, अचानक से आपको हिंदी में कैसे रुचि आ गई? नहीं, मैं शुरुआती दौर में मैं कृषि संकाय का विद्यार्थी रहा। बीएससी एग्रीकल्चर हमने किया और मेरा ऑल राउंड फर्स्ट क्लास रहा हाई स्कूल से लगाए बीएससी तक। और इंटरमीडिएट में 2 सब्जेक्ट में हमारा डिस्टिंक्शन भी रहा, केमिस्ट्री में और मैथ में। तो के बाद फिर मैं बीएससी एजी 1968 में इसी विश्वविद्यालय गोरखपुर के अंडर में एक डिग्री कॉलेज बड़हलगंज में, नेशनल डिग्री कॉलेज बड़हलगंज से मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया। और उसके 1-2 साल बाद मैं सेवा में आ गया और उसके बाद फिर मैं सेवा से निवृत्त हुआ 2009 में। और आज की वर्तमान परिवेश के बारे में मैं बता चुका हूँ। कैसे हिंदी में आपकी रुचि कैसे बढ़ी सर? हिंदी में रुचि हमारी शुरू से थी। जब मैं कक्षा 8 में ही पढ़ता था तो उस समय मुझे जो है उसी समय से रुचि बनी रही। और साहित्य में हमारा भी रुचि था। हिंदी साहित्य में मैंने सूर को पढ़ा, कबीर को पढ़ा, मीरा को पढ़ा और जो ललित निबंध थे उसको पढ़ता था और कुछ लिखता पढ़ता भी था। और मैंने कुछ उपन्यास शुरू किया लेकिन दुर्भाग्यवश पूरा नहीं हो पाया। तो इसलिए रुचि हमारी रही। लेकिन दुर्भाग्य है कि मैं कभी साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, हिंदी साहित्य का। मैं एग्रीकल्चर का स्टूडेंट रहा और उससे बीएससी एग्रीकल्चर किया और उसके बाद फिर एमएससी और पीएचडी कर रहा हूँ। एग्रीकल्चर में जाने का क्या उद्देश्य था सर आपका? क्योंकि कृषि से संबंधित हमारा जो है, हमारे पास खेती भी थी लगभग 4 एकड़ 5 एकड़। और वो था कि मैं स्वयं अपना खेती बाड़ी करूं, तो अपने निर्देशन में कराऊंगा। और आज मैं आपको बता दूं कि मैं 2 संस्थाओं से भी जुड़ा हूं। मैं आरएसएस की एक संस्था है, आरएसएस की आनुषंगिक संस्था है गंगा समग्र,
और उसी के एक आनुषांगिक संस्था है लोक भारती। इसमें आज गंगा समग्र में मऊ में हमारी प्रांत स्तरीय बैठक थी। मैं प्रांतीय जैविक प्रमुख भी हूँ गंगा समग्र में, लेकिन आज यहाँ चूंकि हमारी वाचन था इसलिए मैं वहाँ नहीं जा पाया, हमारे और साथी गए हैं। और लोक भारती में भी मैं गोरक्ष प्रांत का प्रांत संयोजक हूँ, और दोनों जगह हमारी जो है व्यस्तता प्राकृतिक खेती की ओर। अब मैं रासायनिक खेती से मुंह मोड़ चुका हूँ। मैं किसानों को और गोष्ठियों में प्राकृतिक खेती पर जोर देते हुए किसानों को मोटिवेट करने की कोशिश करता हूँ कि रासायनिक खेती बहुत ही घातक है, और उसको छोड़ते हुए, क्योंकि उसमें तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं। पंजाब में आज जो हालत हो रही है, घर घर जो है कैंसर के मरीज मिल रहे हैं। 60 के दशक में उन्होंने ही सबसे पहले रासायनिक खेती शुरू किया, और आज वो बेहाल हैं। सरकार को एक ट्रेन चलानी पड़ी है जो बीकानेर से जो भटिंडा से बीकानेर तक जाती है। उसमें आप देखेंगे तो पूरा गाड़ी की हर बोगी ठसाठस भरी हुई है कैंसर के मरीजों से। कोई अपनी शिकायत करने जा रहा है, कोई कुछ कराने जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने जो है इसका प्रशिक्षण लिया। उसके हमारे जो वो थे एक पालेकर जी, सुभाष पालेकर जी आज भी जिंदा हैं, पद्म पुरस्कार से। उनका 6 दिवसीय कोर्स हमने किया, और उसके बाद से मैं लगातार किसानों को प्राकृतिक खेती की ओर प्रोत्साहित करता हूँ। और मैं इस तरह से जो आनुषंगिक संगठन है उससे भी मैं जुड़ा। सर, आप श्रीमद् भगवत गीता पे पीएचडी कर रहे हैं, शोध पत्र लिख रहे हैं। आज के यूथ में आप किस तरह से इसको बाधक मानते हैं? नैतिक और सामाजिक मूल्य पे आप चूंकि कर रहे हैं अपना शोध, तो किस तरह आप बाधक मानते हैं कि गीता कहीं ना कहीं आधुनिकता में बाधक साबित हो रही है? नहीं, आधुनिकता में बाधक नहीं है। गीता का जो कर्म दर्शन है वो अपने आप में कहीं भी बाधक नहीं है। उसको सही रूप में अगर अपने में धारण करते हुए, और भगवान कृष्ण के जो उपदेश हैं जिन्होंने अर्जुन को दिया, तो वास्तव में अर्जुन, वर्तमान में हम सभी अर्जुन हैं। जो ज्ञान को अर्जन करे वही अर्जुन है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो गीता ज्ञान है बहुत ही विलक्षण और अपूर्व ज्ञान है। अगर जीवन शैली को उत्तम स्थान तक ले जाना है, अपने जीवन को सार्थक करना है, तो निश्चित रूप से गीता पर आना पड़ेगा। और ये न युवा के लिए बाधक है, न बच्चों के लिए, किसी के लिए बाधक नहीं है, बशर्ते इसको जो है इसकी मीमांसा को समझा जाए और इसके मूल्यों को समझते हुए इस पर अमल किया जाए। आप बता रहे हैं कि कक्षा 8 से आप हिंदी में रुचि रखते थे, मतलब हिंदी में रुचि रखना शुरू कर दिए थे। कहाँ से प्रेरणा मिल गई, और कौन सी ऐसी किताब या फिर कहानी, कविता पढ़ लिया आपने कि हिंदी में आपको इतना इंटरेस्ट आ गया कि आज हिंदी से आप... मैंने बताया ना, मैंने जो है उस समय से ही जो है सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास और ये बिहारी, मोहम्मद जायसी, तमाम लोगों को पढ़ता रहा, उसमें रुचि रही। और मैं अगर साहित्य का विद्यार्थी होता तो कुछ और आगे बढ़ा होता। इसलिए साहित्य का विद्यार्थी तो नहीं रहा, लेकिन उस साहित्य में रुचि रही। मैं धारा प्रवाह जो है, जो जैसे दो शब्दों का अनुप्रास बन जाता है, वो सब अक्षर जैसे कनक कनक के 100 गुनी अनुप्रास बन जाता है। लेकिन मैं दावा रखता हूं कि मैं महाअनुप्रास बोल सकता हूं, इसमें 100 से ज्यादा अक्षर आएंगे अनुप्रास अलंकार। सर एक बार अच्छा, उसका नमूना देखना चाहता? हाँ, बिल्कुल। मैं आज यही अपने जो वाचन हुआ है गीता का कर्म योग दर्शन, एक विवेचनात्मक अध्ययन, इसमें मैंने
आपको शुभकामनाएं देते हुए लास्ट में मैंने ये बोला है कि मैं अब विशेष समय न लेकर के प्रभु परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि परमात्मा के प्रसाद प्रसून से पुष्पित और पल्लवित पीताभ परिवेश के प्रबल प्रभाव से परिवेष्टित प्रखर व प्रकांड पांडित्यपूर्ण पूर्णमेघ शालिनी प्रज्ञा और परास्त न होने वाली प्रबल प्रभावशाली प्रतिभा के प्रतिरूप और प्रतिमान परम आदरणीय पूनम टंडन जी के नेतृत्व में प्रायोजित ये 3 दिवसीय प्रगोष्ठी से प्रस्फुटित प्रकाश पुंज की प्रत्येक पावन प्रभा पालनहार पतित पावन परम पिता परमात्मा के पावन पनाहों और पावन पलकों में पलकर परमात्मा प्यार की पावन पालना प्राप्त करने वाले आप सभी सम्मानित गुरुजन वृंद और सभी सम्मानित शोधार्थी और विद्यार्थी साथियों के लिए सर्वदा सुख समृद्धि सुयश सुकीर्ति सुबुद्धि सुखद स्वास्थ्य के साथ साथ सभी में संत संतत्व सौम्यता सहिष्णुता सहजता सरलता स्नेहता और सर्वगुण संपन्नता सदृश सद्गुणों को सुविकसित करते हुए स्वदेश और समाज के अतिरिक्त इस संगोष्ठी के प्रति स्वस्थ सात्विक सकारात्मक सोच का स्वर्ण संदेश लाती रहे और उस स्वर्ण संदेश के शोधी सुगंध के स्पंदन से स्पंदित स्वर्णिम सुप्रभात के सुरभि सौरभ से सुप्रवाहित सुखद समीर सुखद जीवन के इस स्वस्थ सात्विक सकारात्मक सोच को सदैव सुविकसित सुव्यवस्थित सुगठित और सुभाषित करते हुए आप सभी के हृदय में आप सभी के हृदय के चारु चित्त के चेतन चंचल चमन में चैनो अमन की चातक चकोर चिड़िया चंचल चंचरीक की तरह चू चू करके चिरकाल तक निरंतर चिरंजीवी बन चतुर्दिक चहकती व चमकती रहे। इस आज के कार्यक्रम में आप सबके लिए यही मेरी हार्दिक शुभ भावना और शुभकामना है और इन्हीं शुभ भावनाओं शुभकामनाओं के साथ आप सभी को प्रणाम निवेदित करते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद जय भारत। वाह, बहुत सही, बहुत सही। आप अभी इतना अच्छा हिंदी और लगातार धारा प्रवाह की बहुत शानदार बता रहा हूँ ना कि कुछ ऐसा है कि एकाएक निकलता जाता है। और मैं गाजीपुर में पोस्टेड था तो मैं एक मंच पर बोल रहा था और उसमें हमारे मुख से एक शब्द निकल गया, शब्द भूल रहा है, एक शब्द निकला, याद नहीं पड़ रहा, एक शब्द निकल गया पॉसेस्थाओ। फिर मेरे दिमाग में आया कि ये शब्द तो मैं बोल गया, लेकिन वो शब्द वास्तव में उसमें जो शब्दकोश है हिंदी का उसमें है भी कि नहीं है। उसके बाद मैं बृहद हिंदी शब्दकोश था जब वहाँ पहुंचे तो वहाँ बहुत लाइब्रेरी थी, बृहद हिंदी शब्दकोश मंगाया और उसमें देखा तो वो शब्द हूबहू उसी अर्थ में मिल गया जिस अर्थ में मैंने उसका प्रयोग किया। तो हमको ये लगा कि कुछ लगता है कि कुछ पूर्व जन्म का कुछ संस्कार है और कुछ वही सारी चीजें याद आ। आजकल के यूथ जो हैं एक उद्देश्य बना के चलते हैं कि बस हमको उसी उतना ही पढ़ना है कि एक जॉब एक नौकरी तक हो जाए। जी। आप नौकरी के बाद भी मतलब आप अपना नौकरी खत्म करने के बाद 2009 के बाद शायद पढ़ाई फिर से शुरू कर दी थी। आप आज के यूथ को कैसे संदेश देना चाहते हैं कि किताबों से जुड़ना बहुत जरूरी है? मैं आज के युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहता हूं कि जब मैं 75 साल की उम्र में पीएचडी कर सकता हूं तो आप अपनी शिक्षा को जारी रखते हुए
और अब उस बुलंदी को आप निश्चित रूप से छू सकते हैं। और कभी भी आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, हमेशा अपने अंदर वह ऊर्जा बनाए रखना चाहिए। जैसा कि गीता में भी भगवान ने संदेश दिया है कि जो उत्साह को बनाए रखेगा निश्चित रूप से वो सफल होगा। तो क्योंकि आज के युग में सुस्ती, लापरवाही, एकर्मण्यता, निष्क्रियता जैसे भयानक रोगों की अगर एकमात्र अमोघ औषधि इस संसार ने अब तक जान पाया है तो मैं समझता हूँ वो है उत्साह। उत्साह ही सफलता का मूल मंत्र है और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ कि आप सबका भाग्य अपनी आपकी मुट्ठी में है, क्योंकि कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह, जहाँ उत्साह है वहाँ सब कुछ है। इसलिए युवाओं उठो, जागो और दत्त चित्त होकर अपने कर्तव्य पथ पर जुट जाओ। इस संसार की कोई भी बाधा तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकती। एक 75 साल के युवा जो आज के युवा पीढ़ी को कितना बढ़िया संदेश दे रहे हैं, उठो जागो और निरंतर चलते रहो। उत्साह को कभी खोना नहीं है। सर एक बात और पूछना चाहेंगे आपसे, बीएससी के बाद आप बीएससी एग्रीकल्चर के बाद तुरंत आपने नौकरी को ज्वाइन कर लिया, नौकरी में आ गए। सर उसके बाद आपने नौकरी जैसे ही आपकी स्थगित होती है तुरंत आप जॉब में फिर एमएससी करने लगते हैं। सर बीएससी के बाद ऐसा क्या हुआ कि अचानक आपको नौकरी करनी पड़ी जब आपका सपना पीएचडी करना था? तो नौकरी तो जरूरी थी, क्योंकि परिवार में मैं ही एक अकेला पढ़ा लिखा था। बाकी जो है कोई उस स्तर तक शिक्षा नहीं थी। मेरे बाबा थे क्या थे और मैं एकमात्र संतान उस समय अपने पिता का था। बाद में हमारे और भी 2-3 भाई हुए। तो उस समय खेती बाड़ी तो थी, लेकिन धनोपार्जन भी जरूरी था, ताकि उस खेती की व्यवस्था बिना धन के संभव नहीं थी। तो इसलिए मैं नौकरी में आ गया और मेरा ध्यान था कि भाई नौकरी करते हुए पठन पाठन मैंने कभी बंद नहीं किया और उसका लाभ आज मिल रहा। शुरुआती चाह थी आपकी नौकरी लगे और पढ़ाई भी होती रहे। हाँ। सर आप अपने शुरुआती पढ़ाई के बारे में बताएं, आपने पढ़ाई कहाँ से शुरू की और आज कहाँ तक? मेरी ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई ये नेशनल डिग्री कॉलेज बहारगंज से हुई है। उस समय केवल डिग्री कॉलेज था, अब तो पीजी हो गया है। तो कक्षा 8 से लगायत उस समय मिडल हुआ करता था। कक्षा 8 की भी बोर्ड की परीक्षा हुआ करती थी और उस समय भी कक्षा 8 का जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से परीक्षा हुई थी, उसमें भी मैं फर्स्ट डिवीज़न रहा और पूरा ग्रेजुएशन तक रहा। मैं बहारगंज से ही बहारगंज हमारे यहाँ से 1-2 किलोमीटर पर है और शायद वो अगर नहीं रहा होता तो मैं दूर जा कर के पढ़ने में सक्षम नहीं था, क्योंकि उसमें अर्थ की ज़रूरत थी। तो मेरी शिक्षा जब ग्रेजुएशन हो गया तो फिर मैं नौकरी किया और उसके बाद फिर सन 1960-62 में भी आप एक विद्यार्थी ही थे। जी। तो आज के शिक्षा परिवेश में और उस समय के शिक्षा परिवेश में कितना अंतर आया है? देखिए, आज का परिवेश और पहले का परिवेश बहुत अंतर आया है। उसमें जो अध्यापक होते थे उस समय हम लोगों के, वो बहुत ही नैतिकता और ईमानदारी के साथ शिक्षा देते थे और अपने विद्यार्थियों के प्रति उनका एक आत्मिक लगाव रहता था और उसी तरह से विद्यार्थी भी अपने गुरुओं की आदर सत्कार करते थे, क्योंकि वो हमारे देश का गुरु परंपरा का एक संस्कार था। तो वो अब नहीं रहा। भले ही टैलेंट बढ़ा है, भले ही जो है तकनीकें बढ़ गई हैं, वो बहुत काफ़ी सब्जेक्ट बढ़ गए हैं और सबको कवर करती जा रहे हैं नई पीढ़ी अपने स्कूलों में, लेकिन संस्कार जो पहले था वो अब नहीं है, उसमें गिरावट आई है। इसमें कहने में कोई हिचक नहीं। वर्तमान में युवाओं के लिए गीता कितना सहायक है
ये एक बार जरा बताएं। वर्तमान में गीता युवाओं के लिए बहुत ही उपयोगी धर्म ग्रंथ है। और आपको ज्ञात होगा कि एक संत जो प्रशांत जी हैं, वो गीता से युवाओं को जोड़ने के लिए बहुत सारे प्रवचन उनके चलते हैं। कभी उसको आप सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो आईएएस से रिटायर है और वो प्रशांत जी का जो युवाओं को जोड़ने का एक माध्यम बना रहे हैं, वो गीता के माध्यम से बना रहे हैं। तो गीता युवाओं के लिए प्रेरणादायक है, क्योंकि युवा आज का युवा कभी कभी निराश हो जा रहा है। और आज आप देख रहे हैं वो जो आत्महत्याएं बढ़ गई हैं, चाहे वो कोटा का कोचिंग सेंटर हो चाहे कहीं भी, वो निराश हो जा रहा है। तो गीता ये बताती है कि कभी भी निराश नहीं होना है, और कर्म तुम करो, फल देने वाले हम हैं। कर्म रेवाधिकार से मां फलेषु कदाचन। तुम फल की चिंता छोड़ दो, फल देने के लिए तो मैं बैठा हूं, लेकिन बिल्कुल सकारात्मक ढंग से तुम अपने कर्म को करते रहो। तो गीता, आप देखिए कि अर्जुन जो है टोटली पल्ला फेंक दिया, कहा कि मैं गांडीव नहीं उठाऊंगा, ये सब हमारे चाचा चाची भतीजा वो सब है। तो उन्होंने समझाया उसको कि भाई देखो वो है, लेकिन वो धर्म के विरुद्ध और अन्याय के पथ पर, और उसको समझाने के लिए जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं गए कौरव पक्ष को, भीष्म पितामह द्रोणाचार्य भी गए, लेकिन वो अपने दुर्बुद्धि पर अड़ा रहा दुर्योधन। और अंत में वो जब युद्ध अनिवार्य हो गया तो महाभारत का युद्ध हुआ। तो अर्जुन को अगर गांडी उठाने के लिए उन्होंने साहस भरा उसमें, अर्जुन में, और बहुत विशद व्याख्या के तहत तब हर जीवन के हर पहलू को समझाते हुए अर्जुन को उसने जो है खड़ा कर दिया। तो वो गीता का ही है कि आज अगर गीता का उपदेश अर्जुन को समझ में न आया होता तो इस देश की और दुर्गति होती, और अन्याय बढ़ता, और अंत में जो है परिणाम दुखद होता। तो गीता बहुत ही उपयोगी है, और गीता हमेशा युवा वर्ग को प्रोत्साहित करती है, सबको प्रोत्साहित करती है कि कभी भी जीवन में निराश ना हो, तुम सत्कर्म करते रहो, का फल देने वाला मैं बैठा। आज का युवा बहुत निराश है, और आप बता रहे हैं जैसा कि हर जगह सुसाइड वगैरह के केस आ रहे हैं। हाँ, युवा किताबों से नहीं जुड़ना चाह रहा है, युवा अपने परिवार से नहीं जुड़ना चाह रहा है, रिलेशंस खत्म करके अधिक से अधिक उस सोशल मीडिया और बाकी सारी चीजों पर समय दे रहा है। उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह किताबों से अपने सगे संबंधी से जुड़ना चाहिए? देखिए, जब तक वो परिवार से नहीं जुड़ेगा, उसके जो माँ बाप हैं, जो उसके जन्म देने वाले हैं, उन्होंने उसको अंगुली पकड़ करके चलना सिखाया, और बाद में जब वो जुआ हो रहा है तो उनको तवज्जो नहीं दे रहा है। हालांकि ये स्थिति उसके ऊपर भी एक दिन आ रही है, जब उसकी शादी हो रही है, उसके बच्चे जब हो रहे हैं तो वो भी इसी तरह के संस्कार सीख रहे हैं। तो उनको जो है अपने बुजुर्गों के प्रति अगर सही ढंग से उनका आदर सत्कार वो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आदर नहीं पाएंगे, और उनकी भी वही दुर्गत होगी जो आज जो है माता पिता का संपत्ति वगैरह सब लेने के बाद उनको वृद्धाश्रम में ढकेल दिया जा रहा है, और इस तरह से जो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। तो गीता में नैतिक मूल्यों का भी विकास है, सामाजिक मूल्यों का भी विकास है, सांस्कृतिक और शैक्षिक मूल्यों का भी विकास है। पूरा सर्वांगीण पुस्तक है गीता, और गीता के बल पर जो है पूरा ये देश विकसित हो सकता है, और पुरानी अपनी जो संस्कृति है उसको पुनः प्राप्त कर सकता है। तो राम राज्य का जो कल्पना था, तो निश्चित रूप से जब तक हम अपने पुराने चीज़ों को
याद नहीं रखेंगे, उसके अनुसार चलेंगे नहीं, तो हमारी संस्कृति अब विकृति की ओर जा रही है। हालांकि हर उसमें विकास हुआ है, लेकिन केवल आर्थिक विकास हो जाना ही विकास नहीं है। विकास, सर्वांगीण विकास उसको कहते हैं, इसमें शैक्षिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, नैतिक विकास हो। तो सर्वांगीण विकास को हम विकास मानते हैं, न कि एक पक्षी विकास। आर्थिक रूप से थोड़ा विकास हो गया तो उसको, इसी को आज विकास मान लिया जा रहा है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे जो सामाजिक क्षेत्र में, कहीं भी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी तक आप सुन रहे थे जन स्वराज से प्रगति गुप्ता के साथ चिंतामणि त्रिपाठी जी को, जो वास्तव में 75 वर्ष की उम्र में आज भी हुआ है। उनके लिए एक शायरी याद आ जाता है, ढलती उम्र पर नाच करना सीखो, बेहिसाब आफ्ताबों से शाम नहीं होती। तो वास्तव में इनकी उम्र तो बड़ी है, पर इनकी उम्र की शाम अभी नहीं हुई है। ऐसा लग रहा है कि अभी अभी सवेरा हुआ है, अभी ये शोधार्थी हैं, अभी भी 75 वर्ष की उम्र में भी ये विद्यार्थी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।